हम आज आपको एनसीईआरटी का 6th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको समझना है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। यहाँ फ्लक्स को समझने के लिए आप पिछले चैप्टर में चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि यदि किसी स्थान पर किसी भी विधि द्वारा यदि मैग्नेटिक फील्ड स्थापित है तो वहाँ पे उन मैग्नेटिक फील्ड को इन पैरेलल लाइंस के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मानते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक बंद लूप ABCD है। ये कंडक्टर का बना हुआ लूप ABCD क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड लूप का शेप किसी भी आकार का हो सकता है। इस तरह ABCD द्वारा जो ये बंद क्षेत्रफल एक तरह से ये जो क्रिएट हो रहा है, मानते हैं कि ये ABCD इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। अब इस बंद लूप को ABCD को हम इस चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखें कि ये इसका तल यानी ABCD का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र B के बिल्कुल लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। उस स्थिति में इस तल ABCD से होकर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या गुजरेगी। अर्थात यदि बंद लूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखा हो तो उस समय उस बंद लूप से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फाई की वैल्यू मैथमेटिकली कितना होगा, इसे ज्ञात करने के लिए मानते हैं कि इस लूप ABCD के तल के लंबवत एकांक सदिश n है। इसे हम इकाई सदिश कहते हैं। इस तल ABCD के एरिया के लंबवत इकाई सदिश n कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा तल के लंबवत होता है। यदि इसका इकाई सदिश n है और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का ये जो कोण बन रहा है वो थीटा है, इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र B और एरिया वेक्टर A का अदिश गुणनफल होता है।
इस तरह फाई इजकल टू बी डॉट ए, यानी फाई इजकल टू बी ए कॉस थीटा, जहां ये थीटा इसके लंबवत इकाई सदिश n और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण होता है। इस तरह चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। इसके हम दो स्थितियां देख सकते हैं। पहला स्थिति केस फर्स्ट में हम मानते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अर्थात ये कुंडली ए बी सी डी का तल ठीक मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत रखा हुआ है, अर्थात इसका इकाई सदिश n और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण 0 डिग्री बन रहा है। उस स्थिति में फाई इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। ये फाई की जो वैल्यू है, चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू है, ये फाई इक्वल टू मैक्सिमम होगा, फाई मैक्स इक्वल टू बी ए। दूसरी स्थिति केस 2 हम देखें, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि कुंडली ए बी सी डी का जो तल है, ये तल चुंबकीय क्षेत्र B के पैरेलल है, समानांतर है। ऐसी स्थिति में इसका एकांक सदिश n और B के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, और आप जानते हैं cos 90 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस 90 डिग्री अर्थात 0, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की न्यूनतम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। अर्थात यहाँ से आपको ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई बंद कुंडली रखा हुआ हो, तो बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 से बी ए के बीच कोई भी वैल्यू हो सकता है। 0 से बी ए के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकता है। इसका मान निर्भर करता है या दोनों के बीच के कोण थीटा पर। यदि थीटा 0 डिग्री है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और यदि थीटा 90 डिग्री है तो फ्लक्स मिनिमम होगा, और उस मिनिमम मान 0 होगा। इस तरह यदि कुंडली को उसके अक्ष के परितः इसी चुंबकीय क्षेत्र में हम इसको रोटेट करें, तो इसका फ्लक्स, इससे गुजरने वाली फ्लक्स का मान 0 से बी ए से 0, 0 से बी ए परिवर्तित होता रहता है, यानी फ्लक्स परिवर्तित होता रहता है। आइए अब हम देखते हैं इस फ्लक्स परिवर्तन से इस कुंडली में क्या फर्क आता है, क्या चेंजेज होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं 1820 ईस्वी में इन 1820 ऑस्टेड नामक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक कंडक्टर लिया ए बी, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराया, वैद्युत। ये वैद्युत को
फ्लो करा के, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा के उन्होंने देखा कि जब भी इस कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के दौरान इस कंडक्टर के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उन्होंने ये देखा, इसको पता लगाने के लिए इस कंडक्टर के पास मैग्नेटिक नीडल रखा और देखा कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि वैद्युत धारा के प्रवाह के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रयोग के आधार पर ही बायो एंड सॉवर्ट ने उस चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना किया और भिन्न भिन्न प्रकार के चालकों के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मैथमेटिकल फार्मूला प्राप्त किया। बाद में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने ऑर्स्टेड के प्रयोग का अध्ययन किया। ऑर्स्टेड के प्रयोग के अध्ययन के पश्चात उन्होंने ये सोचा कि यदि करंट कैरिंग कंडक्टर से अर्थात करंट प्रवाहित होने से यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो इसका विपरीत यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई कंडक्टर स्थापित किया जाए, कोई कंडक्टर रखा जाए तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। इसी रिवर्स कंसेप्ट पर बेस्ट फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। फैराडे ने एक चुंबकीय छड़ लिया, इस चुंबकीय छड़ के पास चालक का एक लूप बनाया। लूप के दोनों सिरों के बीच एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी को कनेक्ट कर दिया। इस गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि यदि इस लूप में स्मॉल से स्मॉल करंट यदि इंड्यूस हो तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, विक्षेप शो करता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस लूप में वैद्युत धारा है या नहीं है। अतः ये मैग्नेट और लूप को लेकर फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने ये पाया कि यदि इस मैग्नेट और इस लूप के बीच यदि रिलेटिव मोशन है, अर्थात ये लूप स्थिर हो और ये मैग्नेट या तो इस लूप की ओर या ये लूप से दूर जा रहा हो, दोनों स्थितियों में लूप और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होता है। दूसरी स्थिति में मैग्नेट को स्थिर करके लूप को मूव कराया, लूप को मैग्नेट के पास और दूर ले जाकर इन्होंने अपने रिजल्ट को, अपने इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। तीसरी स्थिति में उन्होंने मैग्नेट को स्थिर करके इस लूप को अपनी ही जगह पर इसके एक्सिस के अबाउट
रोटेट किया। इन सभी स्थितियों में एक चीज फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि जब कभी इस मैग्नेट और इस लूप के बीच रिलेटिव मोशन है, उस समय इस लूप में एक वैद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो जाता है और उसके कारण इस लूप में एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे उन्होंने प्रेरित वैद्युत धारा कहा। यानी यहाँ पे चुंबक के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है और वो इंड्यूस्ड करंट सिर्फ इंडक्शन के फिनोमेना पर आधारित है, यानी कि बिना चुंबक बिना कॉइल के आपसी कांटेक्ट के सिर्फ एक दूसरे के प्रेजेंस की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो जा रहा है। इसलिए इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फैराडे ने इस तरह समझाया कि जब हम चुंबक को इस कुंडली के समीप लाते हैं, उस समय इस कुंडली से होकर गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होता है। अर्थात चुंबक जब दूर रहता है तो फ्लक्स का मान कम होता है। जैसे ही चुंबक को गति के साथ इस कुंडली की ओर लाते हैं, फ्लक्स का मान बढ़ने लगता है। दूसरी स्थिति में जब ये चुंबक को दूर ले जाते हैं, उस स्थिति में फ्लक्स का मान घटने लगता है और घटने के कारण पुनः एक बार इस कुंडली में करंट इंड्यूस्ड होता है, परंतु उस समय जो करंट की दिशा होती है वो पहली वाली स्थिति से विपरीत हो जाती है। तो कुंडली से होकर गुजरने वाले यदि फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो तो परिवर्तन के कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को ही फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फैराडे के भिन्न भिन्न जो एक्सपेरिमेंट का स्टेट है, उन स्टेट्स के बेसिस पर हम समझेंगे कि किस स्थिति में प्रेरित धारा की कौन सी दिशा होगी, और इस प्रयोग के आधार पर फैराडे ने 2 नियम दिया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के। उन नियमों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।